नमस्ते गर्ल्स। हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन कर रहे थे। आइए इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आपने इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के अंतर्गत प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर इसका प्रभाव देखा, मुद्रास्फीति का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट पर मुद्रास्फीति का प्रभाव, यानी निवेश पर प्रभाव। शेयर होल्डर्स यानी अंशधारियों के लिए मुद्रास्फीति एक लाभदायक स्थिति हो सकती है। जब तक एक फर्म को प्रॉफिट या लाभ मिलता है तो फर्म अपने अंशधारियों को यानी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा देता रहता है डिविडेंड्स के रूप में। और जब तक एक फर्म या उद्योग को लाभ मिलता रहेगा, शेयर होल्डर्स को भी लाभ मिलेगा। इसीलिए मुद्रास्फीति आप कह सकते हैं शेयर होल्डर्स के लिए लाभकारी होता है। जो ऋणी होते हैं यानी जो डेटर्स होते हैं, बोरोअर्स होते हैं, इनके लिए भी ये एक लाभदायक सिचुएशन है। इसलिए क्योंकि जब उन्होंने ऋण लिया था उस समय मुद्रा का वास्तविक मूल्य अधिक थी। मुद्रास्फीति में मुद्रा की वास्तविक मूल्य गिर जाती है और इसलिए जब वो चुकाते हैं वर्तमान स्थिति में, जबकि मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई है, तो वो मौद्रिक मूल्य भले ही चुका रहे हैं लेकिन वास्तविक रूप में से वो कम मूल्य चुकाते हैं। So we can say that borrowers are benefited because what they are paying will have less real value to what they had actually borrowed. लेकिन on the other hand जो lenders है, creditors है, यानी जो ऋणदाता है, उनके लिए ये स्थिति लाभदायक नहीं होता है। जब उन्होंने दिया था तो मुद्रा का मूल्य ऊंचा था और मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य गिर जाने के कारण जब उनको अपना ऋण वापस मिलता है तो उसका वास्तविक मूल्य कम होता है। They get back their money in the present times when there is inflation, and the lenders thus face loss because when they had given money on loan or advance, the value of money was higher than the present value. So there is a loss of real value of money. स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट को जब हम देखते हैं यानी सट्टेबाजी, तो बाजार में सट्टाबाजी काफ़ी बढ़ी हुई रहती है या बढ़ जाती है। जो सट्टेबाज होते हैं वो कल के बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए आज खरीदारी करते हैं और भावी समय में जब कीमत बढ़ती है उस समय वो उन वस्तुओं को बेचते हैं। ऐसे कार्य से बाजार में न केवल कृत्रिम स्केर्सिटी या दुर्लभता उत्पन्न होती है, कमी उत्पन्न होती है, बल्कि कीमतों को भी काफ़ी उछाल मिलती है। Speculative activities not only bring artificial scarcity in the market, but they also increases the price. So it is an impetus or an acceleration to inflation. जब इन्फ्लेशन की टेंडेंसीज आती हैं या इन्फ्लेशन विराजमान होता है बाजार में, तो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। जो शेयर बाज़ार में खरीदना बेचना होता है वो बढ़ जाता है, खरीदना बढ़ जाता है। जो लोग ज़मीन या पूंजीगत वस्तुएं खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनका खरीदना बढ़ जाता है, यानी ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इस सोच से कि वो ये समझते हैं कि आने वाले समय में इनकी कीमत और भी बढ़ जाएगी, तो या तो वो अभी खरीद लें ताकि उनको फ़ायदा हो और बाद में उसको बेचेंगे तो उनको डबल फ़ायदा होगा। इस सोच से वो अपनी सट्टेबाजी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट वी कम ऑन द इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि रोज़गार पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव है। यदि अल्प रोज़गार या अर्ध रोज़गार की अवस्था है देश में, तो प्रारंभिक रूप में जब मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है और उसके साथ साथ उत्पादन में वृद्धि होती है तो रोज़गार में भी वृद्धि होगी। If there is underemployment in the economy, then in the initial phase with increase in production, employment will also increase. तो मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी घटती है, लेकिन धीरे धीरे
ये जो दौर है, ये जो आप कह सकते पीरियड है, ये ख़त्म हो जाता है और अंततः बेरोज़गारी बढ़ जाती है और रोज़गार का स्तर गिरने लगता है। इसीलिए शॉर्ट रन में यानी अल्पकाल में ये कहा जाता है कि मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोज़गारी का स्तर घटता है और इस संबंध को फिलिप्स के द्वारा दर्शाया गया है एक वक्र के ज़रिए, जिसको कहा जाता है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व A.W. फिलिप्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिन्होंने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में एक विपरीत तथा एक बहुत स्थैतिक और स्टेबल रिलेशनशिप दिखाया है। इनका कहना है कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वैसे वैसे बेरोजगारी का दर घटेगा। अर्थात जब मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है और विराजमान रहती है या बढ़ती है, तो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी घटेगी। परंतु ये एक अल्पकालीन धारणा है, क्योंकि लंबे समय में ऐसी आप कह सकते घटनाएं स्थगित हो जाती हैं या इस तरह की घटनाएं आगे चल के एक बदलाव में या एक परिवर्तन लाती हैं और रोजगार का स्तर बढ़ता नहीं बल्कि घटने लगता है। फिलिप्स कर्व को अगर हम देखें तो ये ढलता हुआ एक वक्र होगा, जिसके एक्स अक्ष पर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्थात बेरोजगारी दर को लेते हैं और वाई अक्ष पर हम इन्फ्लेशन रेट यानी मुद्रास्फीति को लेंगे। इस कर्व के अनुसार या फिलिप्स के कथन के अनुसार बेरोजगारी में कोई भी परिवर्तन एक अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति पर एक प्रेडिक्टेबल इफेक्ट लाती है, यानी एक निश्चित और अनुमानित प्रभाव डालती है इन्फ्लेशन पर। ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ओरिजिन की तरफ कॉन्केव है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में विपरीत संबंध दर्शाया गया है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द इफेक्ट्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी मुद्रास्फीति का बहुत गहन और आप कह सकते हैं व्यापक प्रभाव पड़ता है, स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स पर। एक्सपोर्ट को अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ी हुई रहती हैं मुद्रास्फीति के दौर में, अर्थात उत्पादन की लागतें एक्सपोर्ट उद्योग में बढ़ी हुई रहती हैं या बढ़ जाती हैं और इसलिए उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। जब किसी भी एक्सपोर्ट मटेरियल या गुड का कीमत बढ़ जाता है तो फॉरेन मार्केट यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग गिरने लगती है, जिससे निर्यात उद्योग को बहुत बड़ा झटका मिलता है और उनकी इनकम यानी उनकी जो अर्निंग्स होती है वो गिरने लगती है। तो ये होता है निर्यात के क्षेत्र में। अब देखते हैं कि आयात के क्षेत्र में क्या होता है। मुद्रास्फीति में एक ऐसी स्थिति आती है जब हो सकता है कि वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो यानी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति हो, और ऐसे में ओवर स्पेंडिंग का एक टेंडेंसी होता है मार्केट में, अर्थात उपभोक्ता जो है वो अधिक व्यय करने की प्रवृत्ति में रहते हैं। ऐसी स्थिति में निर्यात की वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि निर्यात पर भी खर्च करने की या व्यय करने की एक प्रवृत्ति होती है। एक तरफ निर्यात पर व्यय अधिक होता है और दूसरी तरफ निर्यात पर मांग अधिक होती है, तो इसीलिए काफ़ी सारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो देश से बाहर हो जाता है। सो देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ वेल्थ ड्रेन और ड्रेनेज ऑफ फॉरेन exchanges in the economy when imports rise, and this leads to a depreciation in exchange rate। और यही कारण होता है कि विनिमय दर में गिरावट आती है,
क्योंकि इंपोर्ट्स की मांग अधिक हो जाती है और एक्सपोर्ट मार्केट में कम होने लगती है, इंटरनेशनल मार्केट। तो अंततः क्या स्थिति पैदा होती है एक देश के लिए, एक अर्थव्यवस्था के लिए? ये स्थिति होती है कि उसमें जो फॉरेन एक्सचेंजेस रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज फंड्स या रिजर्व्स होते हैं, उसका डिप्लीशन होता है, उसका क्षय होने लगता है, क्योंकि निर्यात घट जाते हैं और आयात बढ़ जाते हैं। अन्य प्रभाव भी इस मुद्रास्फीति के होते हैं, जो कि कई दिशाओं में होते हैं। पहला तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह का वितरण समस्याएं होती हैं, खास करके आय के वितरण की समस्याएं होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है, इट इज सच अ फिनोमिना दैट मेक्स द रिच रिचर एंड द पुअर पुअरर। अर्थात ये धनी को और धनी और गरीब को और गरीब बना देती है। और यही कारण है कि जो बिजनेसमैन है या व्यापारी वर्ग है, इनके लाभों को कायम रखते हुए या कभी कभी इनके लाभों को बढ़ा भी देती है। लेकिन जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, जैसे कि सैलरीड क्लास है, इनकी जो वास्तविक आय है वो घटने लगती है, परचेजिंग पावर घटने लगती है। इसीलिए दोनों वर्ग में आय यानी इनकम के आप रूप से देखें या इनकम के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें बहुत बड़ा फर्क या गैप, अंतर आ जाता है। जो गरीब है वो ज़्यादा इससे ग्रसित होते हैं और वो गरीबी और ऋणग्रस्तता के जाल में फंसते जाते हैं, और जो अमीर लोग हैं उनके प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मुद्रास्फीति के दौर में गरीब और गरीब हो जाता है और अमीर और भी अमीर होने लगता है। प्लानिंग प्रोसेस के बारे में अगर कहा जाए, अर्थात नियोजन की जो प्रकृति है या प्रक्रिया है, उसके बारे में अगर सोचा जाए तो वो भी काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त होती है। दैट इज़ ऑल्सो इन अ dwindling process, और it becomes, you might say, very unspeculative, unpredictable, क्योंकि गुड्स जो है, रॉ मटेरियल्स और फैक्टर इनपुट्स की कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसीलिए सरकार को भी अपने कार्यों और जनता के लिए जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, इन पर अधिक खर्च करने पड़ते हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर भी इनको अधिक खर्च करना पड़ता है। और इनकी जो बजट होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। प्लानिंग पीरियड का जो बजट होता है उसका एस्टिमेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कीमतें कितनी बढ़ेंगी, कितने हद तक ये बढ़ सकती हैं, या कौन सी चीज़ों में कितनी उछाल आएगी, ये एस्टिमेशन उनके लिए डिफ़िकल्ट है। एक्यूरेट एस्टिमेट करना डिफ़िकल्ट, अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करना मुश्किल होता है। और कई बार बढ़ी हुई कीमतों पर खर्च को संभालने के लिए सरकार को अपने बचतों को यूज़ करना पड़ता है, प्रयोग में लाना पड़ता है, जिससे कि उनकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोसेस है वो काफ़ी हिल जाती है या उसमें काफ़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उसी तरह से कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल एक्यूमुलेशन को अगर देखते हैं, पूंजी निर्माण को अगर हम देखते हैं, तो इसमें भी काफ़ी हद तक क्षति पहुंचती है, क्योंकि जब वास्तविक मूल्य घटने लगता है मुद्रा का और लोगों की जो क्रय शक्ति है वो घटने लगती है, तो लोगों के सेविंग्स में भी कमी आती है और लोग वस्तुओं को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं, क्योंकि मुद्रा की कीमत या मुद्रा की जो मूल्य है वो घट गई है। तो लोग आज यानी वर्तमान के उपभोग को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं इन टर्म ऑफ या इन प्लेस ऑफ सेविंग्स। अर्थात सेविंग्स करके कल के उपभोग से ज़्यादा अहमियत वर्तमान उपभोग को दिया जाता है। इसके कारण कंजम्पशन को बढ़ाया जाता है और सेविंग्स घट जाता है। जैसे ही बचतें कम होती हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कम होने लगता है और पूंजी निर्माण भी अर्थव्यवस्था में कम होने लगती है।
इनिशियल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन से जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है तो नेशनल इनकम में भी कमी आने लगती है, क्योंकि प्रोडक्शन गिरने लगता है एंड राष्ट्रीय आय भी उसके साथ साथ गिरती है। लोगों की जो सेव करने की यानी बचत करने की प्रवृत्ति वो घटने लगती है। लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं और एक समय के बाद उनकी डिमांड भी कम होने लगती है, वस्तुओं की डिमांड। एक वस्तु के पीछे लोग अधिक मुद्राएं खर्च ज़रूर करते हैं, लेकिन अधिक वस्तुओं की डिमांड नहीं कर पाते क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर जो है उसमें कमी आने लगती है। तो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्शन सब गिरने लगता है और इसके साथ साथ राष्ट्रीय आय में भी गिरावट आती है। This is just a summary of all the impacts that we have studied till now. हम लोगों ने अभी तक जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड तथा रोज़गार पर जो भी प्रभाव देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द सोसाइटी पर जो प्रभाव देखा, नेशनल इनकम पर जो प्रभाव देखा, उसी का एक संक्षिप्त विवरण है पॉइंट वाइज। हायर प्रॉफिट सिंस प्रोड्यूसर्स कैन सेल एट हायर प्राइसेस। तो पहला इम्पैक्ट ये है, समराइज करते हैं, कि उत्पादक जो है वो ऊंची कीमत पर अपना सामान को बेचते हैं और इसीलिए उनको ऊंचा लाभ मिलता है। दूसरा, बेटर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स बिकॉज इन्वेस्टर्स रिसीव इंसेंटिव्स इन इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। निवेश से अच्छी और ऊंची प्रतिफल प्राप्त होती है, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार का स्तर भी बढ़ता है और आय में भी वृद्धि होती है। शेयर होल्डर्स को भी ऊंची आय मिलती है क्योंकि वो शेयर करते हैं डिविडेंड्स को या प्रॉफिट्स को कंपनी के। बोरोअर्स अर्थात जो डेटर्स होते हैं, ऋणी होते हैं, उनके लिए भी ये लाभदायक है। तो ये हो गए मुद्रास्फीति के अच्छे प्रभाव। बुरे प्रभाव क्या क्या है? फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लिए ये खराब है, अर्थात जो फिक्स्ड इनकम या जो स्थिर आय वाले वर्ग हैं उनके लिए ये एक लाभदायक सिचुएशन नहीं है, बल्कि उनके लिए काफ़ी अड़चने आती हैं, बहुत मुश्किलें उनको झेलनी पड़ती हैं। दूसरा है कि आय के वितरण को देखते हुए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। अमीर और गरीब लोगों में एक बहुत बड़ा अंतर सामने स्पष्ट होने लगता है, जिससे काफ़ी सारी सामाजिक और आर्थिक परेशानियां शुरू होती हैं। प्लानिंग प्रोसेस अर्थात नियोजन की प्रक्रिया में भी बाधाएं आती हैं। सट्टेबाजी पर निवेश या सट्टे पर निवेश को बढ़ा दिया जाता है क्योंकि लोग इससे ज़्यादा फायदा देखते हैं, लेकिन इससे उल्टा मुद्रास्फीति और बढ़ जाती है। पूंजी निर्माण को बाधा पहुंचती है और ऋणकर्ता यानी क्रेडिटर्स के जो वर्ग होते हैं उनको भारी हानि पहुंचती है तथा निर्यात क्षेत्र में भी इसमें काफ़ी हानि दिखाई देती है। So these are the harmful effects of inflation. With this, we come to an end. I hope you have understood this chapter. And if you have any doubts, please contact me on WhatsApp and get your doubts solved. We will continue with a little of revision, with question answers, and with details of this chapter on our WhatsApp group.